हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको रेस्पिरेशन प्लांट्स का टॉपिक है। मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। अब देखिए, रिस्पायरेशन इज़ द कैटाबोलिक प्रोसेस। आप तो सबने सुना है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो कहते हैं दिस इज द एनाबोलिक प्रोसेस। रिस्पिरेशन पढ़ते हैं दैट इज़ द कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयी प्रोसेस कहते हैं। इन दिस द डिग्रेडेशन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स एज वेल द डिग्रेडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू द सिंपलर वंस। तो उसमें एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस का। तो कैटाबोलिक प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है, द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर डिग्रेडेड इनटू द यूजेबल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने फॉर्मेशन किया हुआ है, उन मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसको एटीपी के फॉर्म में उसको पहले डिग्रेड करते हैं और एटीपी के फॉर्म में उसको स्टोर रखते हैं। ये पूरी होल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मोस्टली, जिसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी आपको पता है द एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, और इन द विच इज़ यूजफुल फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हर काम के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो एनर्जी फॉर्मेशन है या जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ये एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रहती है वो वेरियस हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिग्रेड होना और उनकी जो एनर्जी है उसका एटीपी के फॉर्म में स्टोर होना, एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और कन्वर्ट होने के बाद जो वेरियस टाइप की एनर्जी होती है उस वो दैट इज़ यूज्ड फॉर इनटू द एनाबॉलिक प्रोसेस। पहले डिग्रेडेशन होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और कैटाबॉलिक के बाद जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, द सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द एनाबॉलिक प्रोसेस। तो अभी हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं कि रिस्पिरेशन में जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे हो रही है। तो आपको पता है इट इज़ ए बायोलॉजिकल, ये जो हमारा रिस्पिरेशन है इट इज़ द कैटाबॉलिक प्रोसेस एज वेल एज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस एज वेल एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। टू नो द डिफरेंट एनाबॉलिक, ऑक्सीडेटिव एंड एक्सोथर्मिक। अभी आपने कैटाबॉलिक देखा, द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक प्रोसेस। ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है दिस इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, एज वेल एज द एक्सोथर्मिक, इट मीन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मोस्टली बायोमॉलिक्यूल्स में जब हम आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एज वेल एज प्रोटीन, इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, दीज आर द एनर्जी प्रोड्यूसर्स। ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। एंड द प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो प्रोटीन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। बट इन द स्पेशल कंडीशन when there is no carbohydrate and lipid in the body, then the protein are utilized for the energy production. तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तीनों हमको क्या देते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी देते हैं, रिस्पिरेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले रिस्पिरेशन में जो कंपाउंड यूज़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन and the hydrate means H2O. The combination of the carbon, hydrogen, oxygen 1:2:1. इस कॉम्बिनेशन में जितने भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, that is called the carbohydrate. Carbohydrate is also called the saccharides. कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स मीन्स इट इज़ शुगरी इन टेस्ट और स्वीट इन टेस्ट, मीठे स्वाद के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हम डिटेल कैटेगरी नहीं बताना चाह रहे हैं, हम बायोमॉलिक्यूल्स में पहले आपको डिक्टेट कर चुके हैं कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आपको ये एग्जाम्पल देखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है, द मॉलिक्यूल्स या द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज इन द 1:2:1 रेशियो that make the carbohydrate, that is the main source of energy
तो मेन सोर्स जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, उसमें स्टार्च फॉर्मेशन होता है। स्टार्च इज डिग्रेडेड इनटू द सुक्रोज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। किस एंजाइम से? यहाँ पर इन्वर्टेज होता है, एमाइलेज होता है, एंड सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द फ्रक्टोज। द एंजाइम इन्वर्टेज इज यूज्ड। यहाँ पर इन्वर्टेज यूज हो रहा है, सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज। तो मेनली जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लूकोज को इसीलिए यहाँ पर मोस्ट इसेंशियल बॉडी फ्यूल कहते हैं, जो हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन में तुरंत डिकम्पोज होकर, डिग्रेड होकर, ऑक्सीडेशन करके क्या देता है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एनर्जी प्रोड्यूसर्स में वो लिपिड हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है, उसी तरह से लिपिड एनर्जी दे रहा है। तो लिपिड आपको पता है, लाइपोस मीन्स ऑयली या फैटी से मिलकर बना हुआ है। तो जितने भी ऑयली या फैटी सब्सटेंस हैं वो लिपिड कहलाते हैं। देयर आर आल्सो द सोर्स ऑफ द एनर्जी, बट द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है 1:2:1 नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन। तो ये जो CH2 का रेशियो है यहाँ पर 1:2:1 नहीं होता। लिपिड को इसीलिए डिग्रेडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए दे इसेंशियल, दे नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन इन द फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो अगर हम लिपिड का यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, इसीलिए हमको इन्वायरमेंट से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ती है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द लिपिड्स। सो लिपिड्स इज आल्सो द सोर्स ऑफ द एनर्जी, बट दे गिव द, they produce lot of energy per gram in comparison to कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में लॉट ऑफ एनर्जी देते हैं लिपिड, इसलिए ये भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के रूप में, कंपाउंड्स, एनर्जी कंपाउंड्स के रूप में यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, बट एट स्लोअर रेट, बहुत धीमे धीमे एनर्जी देते हैं। स्लो एनर्जी मिल रही है हमको। अगर हमको बॉडी में क्विक एनर्जी चाहिए, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज है, जो डायरेक्टली हम क्या करते हैं यहाँ पर, जिस समय कहते हैं ना कि बहुत वीकनेस आ गई है, तो डॉक्टर कहता है कि आप या तो आप घर में तुरंत ग्लूकोज डिज़ोल्व करके, घोल करके पी लेते हैं। अगर आपको और जल्दी एनर्जी चाहिए तो वो तो आप जब ग्लूकोज पी रहे हैं तो आपके यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ आपके ब्लड तक पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जब एब्जॉर्ब करेगी लिम्फेटिक वेसल्स से होकर के। अगर आपको और जल्दी एनर्जी चाहिए तो हम क्या करते हैं, फिर ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। जब ड्रिप से ग्लूकोज चढ़वा देते हैं, डायरेक्टली ब्लड में इंटर करता है, और ब्लड से आप पूरी बॉडी में, सेल्स में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब सेल्स के अंदर जाता है तो ये तुरंत क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। अगर एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमारी बॉडी को, या हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन करती है। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका प्रोटीन, फिर लिपिड, इन सब का क्या कर रहे हैं? यहाँ डिग्रेडेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है, द फ्लोटिंग रिस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन, इससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, द सब्सटेंस विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द रिस्पिरेशन इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिस्पायरेशन में यूज़ होते हैं उन्हें रिस्पायरेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड और प्रोटीन भी यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग रिस्पिरेशन में क्या होगा? इट इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। This is the common type of respiration in which the carbohydrate, lipid as well as organic acids are used. Acids are respiratory substances. अगर जो respiratory substances में आपके कार्बोहाइड्रेट हैं और लिपिड हैं, then it is called the floating respiration.
Now what is the protoplasmic respiration? In the protoplasmic respiration, the protein are used. When the proteins are used for the respiration, it is called the प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। तो जब प्रोटीन का जब डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, द एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, द एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड एज वेल एज अमोनिया इज रिलीज्ड। अमोनिया इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, लीथल होती है, लीथल नहीं कहना चाहिए तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन एब्सेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, देन द एमिनो एसिड्स एज वेल एज द अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। अमोनिया एमाइड्स के फॉर्म में जो होती है वो हार्मफुल होती है और दैट इज़ लीथल फॉर द बॉडी। और इसीलिए यहाँ पर हमारी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती है, हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, on the basis of availability of the oxygen, the respiration is of two types, the anaerobic respiration as well as aerobic respiration. Anaerobic means in the absence of air, also called the absence of oxygen. तो अगर absence of oxygen या ऑक्सीजन की absence में कोई respiration हो, that is called the anaerobic respiration, which is the characteristic features of the parasites। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उसका characteristic feature होता है क्योंकि अंदर freely ऑक्सीजन present नहीं होती है, as well as the prokaryotes, as well as in the muscles of the higher organism। तो इसमें जो फार्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द CO2 प्लस एथेनॉल एज वेल एज लैक्टिक एसिड प्लस लेस एनर्जी। द लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन या ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड द एथेनॉल, and the very less energy is produced is the characteristic feature of the lower organisms। lower organism में आपको पता है जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर में कुछ ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उसमें लगातार वर्क करने के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसी कारण से जब ऑक्सीजन कम पहुँचती है इनहेलेशन में तो उस समय यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसी कारण से लैक्टिक एसिड बनता है और हमारी मसल्स में बॉडी पेन होने लगता है। तो जब बॉडी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, जोर जोर से गहरी सांस लेते हैं। लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर लैक्टिक एसिड टोटली डिकम्पोज हो जाता है CO2H2O में और फिर हमारा जो पेन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें आपको पता है जो एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स के अलावा मसल्स होती हैं यहाँ पर, मसल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स एंड और किस में हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में है, मसल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म में है, और बताएं एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफ्रेंशिएट करना है कि लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि मोर एनर्जी हो रही है। मसल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द प्रोकैरियोट्स। नाउ वी कम इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन टू द CO2 and H2O, C6H12O6 plus 6O2, it is completely broken down into the 6CO2 plus 6H2O as well as lot of energy, 38 ATP। 38 ATP प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं।
present in all the higher organisms, all the higher plants, or the higher animals. हायर का मतलब ऊंचे नहीं, हायर का मतलब है मोस्ट डेवलप्ड। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मनुष्य भी, ह्यूमन बींग्स में भी एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो आप अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। द ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन द CO2 and ethanol as well as the lactic acid etc. The glucose is completely broken down in the presence of oxygen to the CO2 and the H2O. The less energy is produced, approx 2 ATP, and the lot of energy is produced, 38 ATP. Present the prokaryotes, the muscles of higher organisms is present into the higher organisms. अब on the basis of availability of oxygen हो गया, अभी हमने फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन देखा, एरोबिक और एनारोबिक देखा। अब एरोबिक और एनारोबिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो रिस्पिरेशन है, तो रिस्पिरेशन में अभी आपने देखा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस था, ठीक है, और कैसा था, कैटाबॉलिक प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। इन सब प्रोसेस के बाद जब हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट इज़ ए एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस। कैसा होता है, एंजाइम कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कभी कभी ऐसे कहते हैं कि रिस्पिरेशन हो रहा मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कंबशन में भी एनर्जी रिलीज होती है। नाउ हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दैट इज द कंबशन, इट इज़ द रिस्पिरेशन। तो आप देखें अगर रिस्पिरेशन और कंबशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर रिस्पिरेशन वर्ड यूज़ करते हैं, either it is the aerobic or anaerobic, it means floating or as well as the protoplasmic, and here the combustion. Now how can we differentiate? It is a non-living process, ये non-living process है। ये कैसा है, respiration living process है। The characteristic feature of the living beings as the, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर रिस्पिरेशन में, इट इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ये क्या है, इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज द इन दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है। द एनर्जी इज रिलीज्ड स्टेप वाइज एनर्जी इज रिलीज्ड। इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कंबशन एंड द रिस्पिरेशन। जो स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसमें काम आ रही है। यहाँ पर क्या है, without any step the energy released is released at high rate। बहुत तेजी से एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड। और अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन्स मीडियम, टेम्परेचर लगभग नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। और यहाँ पर क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो रेस्पिरेशन है उसमें मोस्टली लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू कंबस्शन। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो है ही है, लाइट है, और जो जितना एक्स्ट्रा हीट है वो हाई रेट से एनर्जी क्या हो जा रही है, रिलीज़ हो जा रही है। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में निकल जा रही है, लाइट के फॉर्म में निकल जा रही है, वेरी हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जा रहा है और अनयूटिलाइजेबल, हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। रिस्पिरेशन में लिविंग प्रोसेस में हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट या रहता है, नॉर्मल रहता है। इसके अलावा एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस, एंजाइम से कंट्रोल होती है। और ये क्या है,
अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। अनकंट्रोल्ड प्रोसेस में कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन। हम आते हैं इसके बाद एनिमल और प्लांट्स में अगर डिफरेंस देखें तो एनिमल्स में क्या है, इन द रिस्पिरेशन के बेस पर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं एनिमल और प्लांट्स में, तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में रिस्पिरेशन के लिए स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। दे कैरी द ऑक्सीजन या दे कैरी द गैसेस फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर by the diffusion as well as by other process. But in the plants there is no special organs, no special respiratory organs. तो respiratory organs तो इसमें है नहीं, तो respiration कैसे होता है? The gaseous exchange takes place, जो gaseous exchange है किससे हो रहा है? Via the stomata एंड लेंटिसेल्स, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स से हो रहा है। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो स्टोमेटा इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, दीज आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट्स स्पेशली इन द ग्रीन लीव्स। दिस इज द पोर, दिस इज द गार्ड सेल एंड दिस इज द सब्सिडियरी सेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दिस द स्पेशल structure tiny pores for the gaseous exchange by which each and every part of the plant is connected with the environmental, ठीक है, तो environment से सारा पार्ट क्या है, कनेक्ट है। as well as lenticels, lenticels क्या होते हैं, जो woody stems होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं जिसमें जो थिक स्टेम होता है, the small openings are present in the bark as well as the corky tissues. So these special openings called the lenticels. Lenticels के थ्रू बहुत कम gaseous exchange होता है, approx 0.1% of gaseous exchange takes place via the lenticels and approx 90% gaseous exchange, 90% जो gaseous exchange होता है वो स्टोमेटा से होता है, और जो lenticels के थ्रू होता है वो approx 0.1% होता है। तो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं कार्कियार बार्क एरियाज़ में, स्टेम में कह सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स क्या होती है, अपने प्लेस से हट जाती हैं, तो वहाँ पर ऊपर जो स्टेम में ऊपर की तरफ छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। दैट इज़ यूज्ड फॉर द रिस्पायरेशन। हम आते हैं रिस्पिरेशन की मेन प्रोसेस में। अभी तक हमने जनरल पढ़ा कि क्या रिस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो मेनली 2 स्टेप है। सबसे पहले द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो एनिमल के केस में क्या हो रहा था, इनहेल कर रहे थे, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू पूरी बॉडी में जा रही थी। प्लांट्स के केस में क्या है, द रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। सीधे स्टोमेटा के थ्रू कहाँ ऑक्सीजन अंदर आई और सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। तो अभी मैंने जो आपको इक्वेशन लिखा था, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। C6H12O6 प्लस 6O2, इट इज कन्वर्टेड इनटू द 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP. Lot of energy is produced by the one molecule of the glucose. This is the biological oxidation, is the exothermic process. तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सबस्ट्रेट यूज हो रहे थे, इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब रेस्पिरेशन में हम आते हैं, दिस इज द ग्लूकोज। The glucose is broken down into the pyruvic acid, the 3 carbon compound, the 2 mole compound. The glucose is broken down into the pyruvic acid in both the cases, in anaerobic, in anaerobes and aerobes. जो रिस्पायरेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। किस किस स्टेप में हो रहा है, द फर्स्ट इज द ग्लाइकोलिसिस। द रिस्पायरेशन टेक्स इन द 3 स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle, and C is the ETS, electron transport system. In the this is the glycolysis, in which the glucose is broken down into the
pyruvic acid 3 carbon compound, 2 mole compound is a 6 carbon compound and 1 mole. Now if the presence of oxygen and this is the absence of oxygen, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर Krebs साइकिल में एंटर करेगा via the acetyl coenzyme A, not the directly, as well as in the absence of oxygen it converted into the fermentation करेगा ये, और जो fermentation है आपका, वो fermentation से आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, लैक्टिक एसिड एथेनॉल क्रिएट हो सकता है, ऑब्लिक कर देंगे। तो हमको क्या पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो एरोबिक में हम ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ लेंगे और पायरुविक एसिड का टोटली कंप्लीटली ब्रेकडाउन भी पढ़ लेंगे। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस, हम ग्लाइकोलिसिस में आते हैं। दिस इज द ग्लाइकोलिसिस, आप नाम से समझ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लाइको एक्चुअली ग्लाइकोजन से बना है, लेकिन ग्लाइकोजन की जो यूनिट होती है वो ग्लूकोज होती है। द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस, डिस्कवर्ड बाय द EMP. Full form is the Embden Meyer Parnas. So it is also called the EMP pathway. Also called the EMP pathway. The glycolysis is the complete breakdown of the glucose into the pyruvic acid, which takes place into the cytoplasm. कहाँ हो रहा है, in the cytoplasm. तो सेल में साइटोप्लाज्म में एम्बडेन मेयर परनास ने एक पाथवे खोजा। इट इज़ अ लीनियर पाथवे इन विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड। इट इज़ अप्रॉक्स 9 to 10 इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इसमें होते हैं, स्टेप होते हैं, और कंप्लीटली किसमें डेवलप कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। तो ये टोटली एंजाइमेटिक रिएक्शन से, एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन से हम ये ग्लाइकोलिसिस की स्टडी करते हैं। साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। प्रेजेंट द साइटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय द एम्बडेन मेयरहॉफ परनास, सो इट्स कॉल्ड द EMP पाथवे। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस कैसे हो रही है। इन द ग्लाइकोलिसिस दिस इज द ग्लूकोज C6H12O6, द 6 कार्बन कंपाउंड 1 मोल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ग्लूकोज है, कितने कार्बन का दिख रहा है आपको, 6 कार्बन का दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हियर द ATP is converted into the ADP. This is the first step and the enzyme is hexokinase. ATP यूज होता है या ATP फॉर्मेशन होता है, दोनों में एंजाइम काइनेज लगाते हैं। हेक्सो इसलिए लगा हुआ क्योंकि 6 कार्बन का है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 नंबर पर क्या लग गया, फास्फेट ग्रुप लग गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का था, 6 नंबर पर क्या लग गया, फास्फेट लग गया। अभी भी ये 6 कार्बन का है और अभी भी ये कितने मोल हैं, 1 मोल है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो मेन सबस्ट्रेट था जिस पर ये रिएक्शन हुई वो क्या था, ग्लूकोज था। एंजाइम जो यूज़ हुआ वो हेक्सोकाइनेज है, और टाइप ऑफ रिएक्शन इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन, ये इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक, ग्लूकोज 6 फास्फेट एक एंजाइम है आइसोमरेज। आइसोमर आप जानते हैं, आइसोमरेज। द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अभी भी ये 6 कार्बन का है और कितने मोल हैं, 1 मोल है। आप देख लीजिए कोई चेंज नहीं हुआ। ग्लूकोज केवल फ्रक्टोज में, दोनों आइसोमर होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में
कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ द फ्रक्टोज, अब फिर से यहाँ पर कन्वर्जन होगा। ग्लूकोज पहले किसमें बदला था? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें बदला? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ये यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। इट मीन्स यहाँ पर फिर से एंजाइम लगेगा फास्फो फ्रक्टोकाइनेज। आप देख लीजिए फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, फास्फो माने फास्फेट ऐड हो रहा है, किस फॉर्म में ऐड हो रहा है? एटीपी फिर से कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में, काइनेज एंजाइम से लगा हुआ है। फास्फो फ्रक्टो माने फ्रक्टोज में यूज़ हो रहा है। अभी भी ये फ्रक्टोज 1,6 मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक ही होते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बदल गया। इसका मतलब है यहाँ पर पहले नंबर पर भी क्या लग गया? फास्फेट लग गया। तो फ्रक्टोज 6 कार्बन का है, 1,6 डाइफास्फेट, अभी भी ये 6 कार्बन का है और कितने मोल है? 1 मोल है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर एंजाइम लगेगा, यहाँ पर आइसोमरेज लगा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज द आइसोमराइजेशन। इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? आइसोमराइजेशन। अब यहाँ पर फिर से फ्रक्टोज किसमें बदला? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में एटीपी यूज हुआ, एंजाइम लगा काइनेज। फिर से यहाँ पर क्या लिख देंगे? कौन सी रिएक्शन हो रही है? फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, दिस इज द फास्फोराइलेशन। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज अगेन कन्वर्टेड into the two compound. The enzyme is aldolase. Now it is converted into the two compound, the dihydroxyacetone phosphate DHAP as well as 3-phosphoglyceraldehyde. Dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate, इट इज़ द 3 कार्बन कंपाउंड। मीन्स यहाँ से टूट गया, ये 3 कार्बन कंपाउंड हो गया और यहाँ पर भी इसका नाम है 3-phosphoglyceraldehyde इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ द dihydroxyacetone phosphate, the 3 carbon as well as the 3-phosphoglyceraldehyde, both are interconvertible and both are of 3 carbon, so it is called the triose isomerase. This is the enzyme triose isomerase. Now the dihydroxyacetone phosphate is converted into the 3-phosphoglyceraldehyde, so it becomes the 2 mole. अभी तक एक मोल दोनों था, 6 कार्बन का जो कंपाउंड था, इट इज कन्वर्टेड टू द 2 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन। नाउ द DHAP is converted into the 3-phosphoglyceraldehyde, so it is of 2 mole and both mole is 3 कार्बन। आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्डोलेज है, तो एल्डोलेज का मतलब है यहाँ पर कि स्प्लिटिंग हो रही है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्प्लिटिंग। नाउ 3-phosphoglyceraldehyde, यहाँ पर H3PO4 ऐड हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? H3PO। कितने मोल? 2 मोल। H3PO4 जब ऐड होगा, इसका मतलब एक एक फास्फेट दोनों पर ऐड होगा, दोनों मोल में। एक मोल ये है, एक मोल ये है, दोनों मोल में एक एक फास्फेट जैसे ही ऐड होगा तो इट इज आल्सो फास्फोराइलेशन। ये भी क्या है? फास्फोराइलेशन है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। पूरा नाम है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी भी ये कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं, 2 मोल हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर H3PO4 ऐड हुआ दोनों में एक एक मोल, तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों पर क्या जुड़ गया? फास्फेट ग्रुप। तो आप इसको देखें तो पहले और तीसरे पर है, तो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर भी आप देख लें, अब नंबरिंग ऐसे कर दें, यहाँ से 1 2 3, तो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड
ग्लिसरॉल्डिहाइड, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये फास्फोराइलेशन हुआ क्योंकि यहाँ पर जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तो किस में चेंज हो गया, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जगह कम पड़ रही है, अभी हमको इस कंपाउंड को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, हम इसको इधर ले आ रहे हैं, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी तक इसमें फास्फेट ऐड हुआ। अब पहली बार क्या होगा, यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उसमें लिखेंगे फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। हम शॉर्ट में केवल डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एक कोएंजाइम होता है NAD, नाम सुना आपने, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज ए कोएंजाइम। द NAD इज कन्वर्टेड इनटू द NADH2। इसका मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो डिहाइड्रोजिनेज कह रहे हैं, तो इसे कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज द 3 कार्बन कंपाउंड इन 2 मोल। आप देख रहे हैं एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। अभी तक यहाँ पर फास्फोराइलेशन था, अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आई, इट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। रिएक्शन इज द डिहाइड्रेशन। ठीक है, हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, जगह कम हो रही है। ठीक, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में फिर से यहाँ पर होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, पहली बार, अभी तक ATP यूज़ हो रहे हैं, देखिए कितने ATP यूज़ हुए, एक ये यूज़ हुआ और दूसरा ATP ये यूज़ हुआ। ठीक है, अब पहली बार ATP फॉर्मेशन होगा व्हेन 1, अभी भी आपने आपको एक बार फिर से बना दे रहे हैं, 3 कार्बन का कंपाउंड है, चूँकि 2 मोल है इसलिए एक ही मोल बना रहे हैं, दोनों में लगा फास्फेट लगा हुआ है, दोनों कार्बन पर, पहले पर भी तीसरे पर भी। नाम है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाइफास्फोग्लिसराइड कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, अभी भी 3 कार्बन का है और 2 मोल है। अंतर क्या आया, डिफरेंस ये आया कि 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में ये पहले नंबर का जो फास्फेट है, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की हुई है तो पहले नंबर का फास्फेट हट गया। जब पहले नंबर का फास्फेट हट जाएगा तो फास्फेट के हटते ही यहाँ पर जो ADP था, ADP किस में चेंज होगा, ATP में। अब यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 मोल है। 2 मोल का मतलब इस तरह के 2 यौगिक हैं, दोनों यौगिक से एक एक फास्फेट हटेगा तो ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। तो यहाँ पर हमको 2 ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अभी तक केवल 2 ATP क्या होते, यूज़ हुए थे, तो ये 2 ATP फॉर्मेशन हुआ। तो आपको पता है यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, काइनेज। ठीक है, पूरा नाम लिख सकते हैं, फास्फोग्लिसरोकाइनेज, फास्फोग्लिसरोकाइनेज। इसके कारण से यहाँ पर क्या बन गया, 3PGA बन गया। 3PGA, अभी तक आप ये देख रहे थे जितनी भी यहाँ पर रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल थी। यहाँ पर जो रिएक्शन थी वो कैसी थी, रिवर्सिबल थी, ऐसी। ये भी रिवर्सिबल है। अब 3PGA इज कन्वर्टेड इनटू द 2PGA। एक एंजाइम यहाँ पर यूज होता है, आइसोमरेज एनोलेज, सॉरी, ये 2PGA एंजाइम यूज हो रहा है, इनोलेज। जो इनोलेज एंजाइम यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में वाटर का फॉर्मेशन, H2O निकल जा रहा है। एंजाइम यूज हो रहा है इनोलेज, तो 3PGA का मतलब है यहाँ पर जो तीसरे नंबर का फास्फेट था वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया, दूसरे नंबर पर। अभी भी ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। 2PGA इज कन्वर्टेड इनटू द PEP, पूरा नाम है यहाँ पर फास्फो इनॉल पायरुवेट। इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड इन 2 मोल। तो जो 2PGA 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड वो कन्वर्ट हो रहा है फास्फो इनॉल पायरुवेट। तो फास्फो इनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम जो है यहाँ पर अब देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यू कंपाउंड चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आपने देखा था डिहाइड्रेशन था, यहाँ पर ही फिर से क्या हो जाएगा,
फास्फोराइलेशन हो जाएगा। फास्फोराइलेशन के बाद ये 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड आप देख रहे हैं इसमें कन्वर्ट हुआ है ये वाला, ठीक। फिर 3 PGA किसे मतलब 2 PGA में, तो ये क्या है यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही इनुलेज, 2 PGA कन्वर्ट हो रहा फास्फोइनॉल पायरुवेट में। इट इज़ ए हाई एनर्जी कार्बन कंपाउंड जो फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंड अल्टीमेटली फास्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड, यहाँ पर जगह नहीं है नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं बोर्ड में, फास्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड 2 मोल। और कैसे कन्वर्ट होगा, हियर फिर से एंजाइम लगेगा फास्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज, एंड अल्टीमेटली 2 ATP इज प्रोड्यूस। इस पूरी रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर 2 ADP से क्या बन रहा है 2 ATP लास्ट में। तो फास्फोइनॉल पायरुवेट से लास्ट में क्या बन गया पायरुविक एसिड बन गया। इट इज़ द 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ 2 मोल वेयर द 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू द ग्लूकोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ द हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड फ्रक्टोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ द आइसोमेरेज, fructose 6 phosphate converted into the fructose 1,6 diphosphate with the help of the phosphofructokinase, and due to the aldolase it is divided into the 2 parts, the dihydroxyacetone phosphate as well as the 3-phosphoglyceraldehyde. Now the 3-phosphoglyceraldehyde is of 2 mole is converted into the 1,3-diphosphoglyceraldehyde with the help of the addition of the 2H3PO4. Now the 1,3-diphosphoglyceraldehyde is converted into the 1,3-diphosphoglyceric acid with the help of the dehydrogenase enzyme where the NAD is converted into the NADH2. As well as 1,3-diphosphoglyceric acid is converted into the 3-phosphoglyceric acid with the help of the phosphoglycerokinase enzyme where the 2 ATP is produced at first time. Now the 3-phosphoglyceric acid which is of 3 carbon is converted into the 2-phosphoglyceric acid as ultimately into the phosphoenol pyruvate and ultimately into the pyruvic acid which is the 3 carbon compound 2 mole compound where the 2 ATP is also produced. अब आप यहाँ पर देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे ETS में, तो यहाँ पर आप अगर इसकी समरी देखें तो ATP यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ATP कितने यूज हुए 1 और 1 2 ATP यूज हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन कितने का हो रहा है 2 का ये हुआ और 2 का ये हुआ, फॉर्मेशन 4 ATP, ठीक। एज वेल एज जैसे ही डिहाइड्रोजिनेज हुआ तो यहाँ पर 2 मोल थे तो क्या बन रहा है 2 NADH2। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक NADH2 2 NADH2 बराबर 2 × 3 बराबर 6 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक NADH2 3 ATP बनाता है तो 2 NADH2 कितने बनाएंगे 6 ATP बनाएंगे, तो 6 और 4 10 ATP फॉर्मेशन हुआ और यूज़ कितने हुए 2। इसका नेट गेन कितना है लाभ बराबर 8 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा किस तरह से हमको 8 ATP का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अगर हम केवल ये देख लेंगे कितने फॉर्मेशन हुए तो बने तो 10 लेकिन 2 ATP यूज हो गए, सो देयर इज नेट गेन या नेट बेनिफिट ऑफ द 8 ATP इन द ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब हम ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ग्लाइकोलिसिस। ऑल दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म। आपको इसमें केवल क्या याद रखना है, मेनली कंपाउंड तो लर्न रखना ही है, इसके अलावा आपको एंजाइम लर्न रखना है। कहीं पर भी ATP बनता है या ATP यूज़ होता है, आप सबस्ट्रेट के नाम के आगे काइनेज लगा दीजिए। हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज लगा दीजिए, ठीक है। कहीं पर अगर जो है फास्फेट ऐड हो रहा है तो रिएक्शन कहलाती है फास्फोराइलेशन, लेकिन एंजाइम जो है अगर ATP यूज़ हो रहा है या ATP फॉर्मेशन हो रहा है तो काइनेज लगता है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, कहीं पर आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आइसोमरेज, इस तरह के एंजाइम आप नाम लर्न कर लीजिए। हम आते हैं यहाँ पर पायरुविक एसिड। तो जो आपका पायरुविक एसिड, अब इस वर्ड यूज़ होता है द ऑक्सीडेटिव
डीकार्बोक्सिलेशन। अब ग्लाइकोलिसिस इज द मीडियम प्रोडक्ट फॉर द एरोबिक एंड एनोबिक रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन में एक कंपाउंड बन गया पायरुविक एसिड। अब इफ द O2 इज प्रेजेंट then it undergoes the various reaction into the Krebs cycle and ETS. If the O2 is not present तो anaerobic respiration में इंटर करेगा। अब हम किसकी प्लांट्स को किस में रखा गया है, यूकैरियोट्स में रखा गया है, तो हम निश्चित कौन सा पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इट मीन्स बिफोर इंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके आगे की रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बट बिफोर इंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया the pyruvic acid is converted into the 2 carbon compound. This is called the acetyl coenzyme A. This is the acetyl coenzyme A. It is the 2 carbon compound and it is the 3 carbon compound. आपको पता है pyruvic acid 2 मोल है, तो ये भी 2 मोल होंगे। In the mitochondria, acetyl coenzyme is entered as well as the Krebs cycles takes place. तो पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स डीकार्बोक्सिलेज रिएक्शन हो। एंजाइम कौन सा लगेगा, डीकार्बोक्सिलेज। तो डीकार्बोक्सिलेज में क्या निकल जाएगी, CO2 निकल गई। हमने यहाँ पर 2 CO2 लिख दिया है कि एक मोल से 1 CO2 निकलेगी, 2 मोल से 2 CO2 निकलेंगी। तो डीकार्बोक्सिलेज एज वेल एज इसमें एक कोएंजाइम ए इंटर करेगा, इसीलिए नाम पड़ा है 3 कार्बन से 2 कार्बन तो हुआ है, नाम पड़ा है एसिटिल। तो एसिटिल तो 2 कार्बन का है, तो एसिटिल कोएंजाइम में ऐड हुआ है एज वेल एज द पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो जो डिहाइड्रोजिनेज है यहाँ पर, इसका मतलब है हाइड्रोजन भी निकल रही है। तो जब हाइड्रोजन निकल रही है तो आपको पता है हाइड्रोजन निकल रही है तो आप ये 2NAD इज कन्वर्टेड इनटू द 2NADH2। NAD मैंने अभी आपको बताया कोएंजाइम है, तो NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंपाउंड क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम। अब आप यहाँ पर एनर्जी गेन के रीजन से देखिए, तो इन द कन्वर्जन ऑफ द पायरुविक एसिड टू द एसिटिल कोएंजाइम द 2NADH2 इज प्रोड्यूस्ड एंड 1NADH2 रिलीजेज द 3 ATP। सो 2NADH2 इज इक्वल टू 6 ATP। तो अभी आपने देखा ग्लाइकोलिसिस में 8 का बेनिफिट हुआ। अब इसके बाद पायरुविक एसिड को जब हमने एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमको कितने का बेनिफिट हो गया, 6 ATP का। 8 और 6 14 ATP अभी तक हमको मिल गए। अभी पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम के बाद एसिटिल कोएंजाइम टोटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अभी क्रेब्स साइकिल में इसका टोटली ब्रेक डाउन होगा, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज, तो CO2 निकल गई डीकार्बोक्सिलेज में और डिहाइड्रोजिनेज में क्या निकल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया। तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। अब एसिटिल कोएंजाइम में आया तो अब हम इसके बाद की जो स्टडी करते हैं कि हाउ द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम टेक्स प्लेस। अगर एसिटिल कोएंजाइम का टोटल ब्रेकडाउन देखना है तो कैसे होगा। नाउ इट इज इनसाइड द क्रेब्स साइकिल। द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द कोएंजाइम टेक्स प्लेस इनटू द cyclic process which is called the Krebs cycle, also called the TCA cycle, discovered by the Hans Krebs. So they are awarded the Nobel Prize for their great work. महान साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रेस्पिरेशन में बताया कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड द Krebs cycle takes place only into the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में Krebs cycle हो रही है। Hans Krebs ने खोजा, so they are called the Krebs cycle. And why the TCA cycle is called the tricarboxylic acid cycle. अधिक 3 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं COOH ग्रुप से, तो इज कॉल्ड द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, आल्सो कॉल्ड द साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल, व्हाई? बिकॉज the citric acid is the first compound, first product which is formed into the Krebs cycle, so it is called the citric acid cycle, also called the TCA cycle, also called the tricarboxylic acid cycle, also called the Krebs cycle. अब कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है Krebs cycle हम देखते हैं यहाँ पर
कि जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हैं, मैंने एक बार आपको बताया था कि जैसे आपकी बॉडी में अगर टोटल कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद स्किन के नीचे जो फैट होता है, फैट डिकम्पोज होता है, डिग्रेड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इससे एनर्जी मिलती है। जब फैट ख़त्म हो जाता है फिर प्रोटीन का नंबर आता है, तो प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है, तो उसके कारण से डिग्रेडेशन के थ्रू कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, तीनों का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो और तीनों के डिकम्पोजिशन से कंपाउंड बन रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो फैट से जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड द बीटा ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। तो एस्टिल कोएंजाइम बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट से पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना हुआ था, एस्टिल कोएंजाइम तीनों से बनता है एस्टिल कोएंजाइम में। तो एस्टिल कोएंजाइम इज द 2 कार्बन कंपाउंड। तो कितने मोल थे? 2 मोल थे। तो 2 मोल थे तो 1 मोल। अब जो एस्टिल कोएंजाइम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से जो बना हुआ है, तो एस्टिल कोएंजाइम में फैट के डिग्रेडेशन से ही बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बन सकता है, प्रोटीन से ही बन सकता है। तो जो एस्टिल कोएंजाइम है इज द इनिशियल कंपाउंड। तो सबसे पहले जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है, इट इज़ द 4 कार्बन कंपाउंड। नाम है पूरा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इज द फर्स्ट कंपाउंड। इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेटेज, एक एंजाइम होता है साइट्रेट सिंथेटेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड 4 कार्बन एंड 2 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म द साइट्रिक एसिड। ये फर्स्ट कंपाउंड है 6 कार्बन का, दोनों से मिलके बना हुआ है। एंड तो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड और एस्टिल कोएंजाइम जब कंबाइन करता है तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ द कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है। तो जो पहला कंपाउंड बना साइट्रिक एसिड, सो इट इज कॉल्ड द साइट्रिक एसिड साइकिल, आल्सो कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। नाउ द साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द सिस एकोनिटिक एसिड। आपने देखा था कि यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस था उसमें मेन मैग्नीशियम आयन था, यहाँ पर जो मेनली आयरन आयन। ये सब साइट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ है। और जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड द एकोनिटेज। यहाँ पर द रिमूवल ऑफ H2O टेक्स प्लेस एज वेल एज सिस एकोनिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द आइसोसाइट्रिक एसिड। It is also the 6 carbon compound. It is also the 6 carbon compound. Here the H2O add हो रहा है यहाँ पर, is also in the presence of the iron. ठीक है, ये आइसोसाइट्रिक में कन्वर्ट हुआ। आइसोसाइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। अभी तक आप देख रहे हैं सारे 6 कार्बन कंपाउंड हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ ये। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। इट मीन्स द डी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। द एंजाइम लगेगा डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पर CO2 रिमूव हो रहा है। जब आप आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में आते हैं तो यहाँ पर एंजाइम लगता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज लगेगा तो आप समझ लीजिए NAD इज कन्वर्टेड इनटू द NADH2। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर की तरफ बना दे रहा हूँ। द NAD इज कन्वर्टेड इनटू द NADH2। तो डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑक्जेलो सक्सिनेज इज कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इट इज द डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। नाउ द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड। ये 6 कार्बन था, 6 कार्बन से आप जैसे यहाँ पर आ रहे हैं ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिल कोएंजाइम ए। It is the 4 carbon compound. It means here the removal of CO2 as well as the NAD is converted into the NADH2. तो 2 एंजाइम लगे। द डी कार्बोक्सिलेज, जहाँ पर भी CO2 निकल जाए एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, और जहाँ पर भी NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज भी है, डिहाइड्रोजिनेज भी है। एंजाइम बना कंपाउंड सक्सिनिल कोएंजाइम। इट मीन्स द कोएंजाइम ए इज एडेड into this process. Now it is a 4 कार्बन। आप देख रहे हैं 6 कार्बन से कैसे पहले 5 कार्बन में कन्वर्ट हुए, 5 से 4 कार्बन में। इट मीन्स 2 जगह CO2 का रिमूवल हो रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिक एसिड। अब ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, क्यों कन्वर्ट होगा? द कोएंजाइम इज रिमूव्ड आउट।
कोएंजाइम रिमूव हो गया। और सक्सेसिल कोएंजाइम से सक्सेसिल एसिड बनने में द जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द जीटीपी। जैसे एटीपी होता है उसी तरह जीटीपी होता है। ये भी एनर्जी कंपाउंड है। आप देख रहे हैं वहाँ पर जो दो जगह एटीपी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर केवल एक है। जीटीपी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। नाउ द सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द फ्यूमेरिक एसिड। एक कंपाउंड होता है फ्यूमेरिक एसिड, ये भी 4 कॉमन कंपाउंड है। द एंजाइम इज द सक्सिनिक dehydrogenase, the only enzyme which is present to the mitochondrial inner membrane called the Christie, so it is called the mitochondrial enzyme। यही बाकी सारे जितने भी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया वो सब मैट्रिक्स में होते हैं, उसके लिक्विड में होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके में। जो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, फ्यूमेरिक एसिड इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, आपको पता है, उसी का सेप खट्टा होता है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो, मैलिक एसिड अल्टीमेटली किस में आता है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो जिस कंपाउंड से हमने शुरू किया था उसी कंपाउंड में लास्ट में आ गए हैं साइट्रिक एसिड, सिसएकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड अल्टीमेटली ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा है उस जगह पर NAD NADH2 में कन्वर्ट हुआ है। एक पॉइंट ये है। दूसरी का डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर लगा है, ये कन्वर्ट हुआ है। तीसरी जगह डिहाइड्रोजिनेज लगा है, यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है 3। तो आप देख रहे हैं 3 NADH2 बन रहे हैं। तो जो 3 NADH2 है वो बना रहे हैं आपके 9 ATP। और इस सक्सिनिक एसिड से जब आप सक्सिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड में बनते हैं, तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है, तो एक FADH2 बनता है। तो जो FADH2 होता है, there is 2 ATPs formed from 1 FADH2। आप देख रहे हैं 9 और 2 11 as well as 1 ATP is direct formed, 1 ATP। तो देख रहे हैं आप कितना होगा? 12 ATPs formed in the Krebs cycle। और चूंकि एस्टिल कोएंजाइम में 2 मोल थे, इसका मतलब 2 Krebs cycle एक साथ चल रही है, तो कितने ATP हो गए? 12 2 24। अब 24 ये है, 6 का बेनिफिट यहाँ हुआ था 30 और 8 ये हुए, तो टोटल 38 ATPs फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द 1 ग्लूकोज। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इन द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर आर 38 ATPs फॉर्म्ड। तो पूरे जो 38 ATP बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद, ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हुए पायरुविक एसिड में, वहाँ पर कितने का बेनिफिट हुआ? 8 का। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एस्टिल कोएंजाइम में कितने का बेनिफिट हुआ? 6 का। एंड इन द Krebs cycle द 24 ATPs formed। तो देयर इज द नेट गेन ऑफ द 38 ATP फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, Krebs cycle पढ़ लिया। इसके बाद जो ETS साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा जो फर्मेंटेशन है उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, आपका जो एथेनॉल का फर्मेंटेशन है जो ईस्ट में होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट में जो RQ निकालते हैं, रेस्पिरेटरी कोशिएंट, जो कौन सा कंपाउंड होता है वो कितनी एनर्जी देता है, कितना ATP देगा, उसका RQ की वैल्यू कितनी है, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। वो सारे टॉपिक। इसके अलावा रेस्पिरेशन में आप देखते हैं जो ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या एक लीनियर प्रोसेस है 9 स्टेप की, और ये जो आपकी Krebs साइकिल है इट इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस। एक तो ये डिफरेंस हो गया। वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 ATP डायरेक्ट बन रहे थे, यहाँ पर केवल 1 ATP बन रहा है। नेक्स्ट आप ग्लाइकोलिसिस में देखें तो देयर इज नो रिमूवल ऑफ CO2, बट हियर इन द Krebs cycle देयर इज रिमूवल ऑफ CO2। ग्लाइकोलिसिस में देयर इज द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द 8 ATP एंड द Krebs cycle डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द 24 ATP। तो Krebs cycle takes place only into the mitochondria and glycolysis takes place in the cytoplasm, both in the aerobic as well as anaerobic conditions। तो प्रोकैरियोट्स में होता है एनारोबिक और यूकैरियोट्स में एरोबिक होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस दोनों के बीच की प्रोसेस है। और जो एस्टिल कोएंजाइम ए है या पायरुविक एसिड, वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज द Krebs cycle। इसके बाद के टॉपिक आपको नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।